कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र में आज हम लोग अध्याय 20 सन 1991 से आर्थिक सुधार के बारे में देखेंगे। तो ये आर्थिक सुधारों का आरंभ जिस समय हुआ उस समय हमारे देश में कांग्रेस की सरकार थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जो एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं वो उस समय वित्त मंत्री थे और उस समय पूरे विश्व में मंदी छाई हुई थी और इस संकट से उबारने के लिए हमारे देश की सरकार ने, भारत सरकार ने कुछ नीतिगत उपाय किए और इसी को हम लोग आर्थिक सुधार के नाम से जानते हैं। और इसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह का बहुत बड़ा हाथ था और ऐसी व्यवस्था की गई ताकि मंदी का कम से कम असर जो है वो भारत देश पर पड़े। और इसके लिए जो उपाय अपनाए गए उसमें से प्रमुख था सार्वजनिक क्षेत्र को संकुचित कर निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देना, विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देना, उन्नत टेक्नोलॉजी का उपयोग करना, कृषि का आधुनिकीकरण करना और राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण रखना। और इन सभी उपायों को ही नवीन आर्थिक नीति कहा जाता है। तो इस नवीन आर्थिक नीति का मतलब है 1991 के बाद से किए गए नीतिगत उपाय और परिवर्तन, इसी को ही नवीन आर्थिक नीति कहते हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉक्टर सी रंगराजन के अनुसार नई आर्थिक नीति जुलाई 1991 के बाद से किए गए विभिन्न नीतिगत उपाय और परिवर्तन शामिल हैं और इन सभी उपायों का संयुक्त लक्ष्य जो था वो अर्थव्यवस्था की कुशलता को बढ़ाना था। विभिन्न नियंत्रणों वाले विनिमय तंत्र की हो, चाहे वो निजी क्षेत्र क्यों न हो, क्षमता बिखर जाती है और प्रतियोगिता का स्तर भी घट जाता है। तो नवीन आर्थिक नीति का उद्देश्य प्रतिस्पर्धी वातावरण तैयार करना है ताकि उत्पादकता और कुशलता में सुधार हो सके। तो आइए कुछ देखते हैं कि क्या क्या उद्देश्य थे जो नवीन आर्थिक नीति थी, उसके क्या क्या उद्देश्य थे। उसमें 5 उद्देश्य बताए गए। सबसे पहला है स्वतंत्र व्यापार। सरकार की रणनीति ये बनाई गई कि आयात और निर्यात का व्यापार स्वतंत्र हो तथा आयात निर्यात शुल्क उन्नत देशों के समान हो, जिसमें विवेक आयात लाइसेंस न हो सिवाय छोटी अपवाद सूची के। तो स्वतंत्र व्यापार को प्रोत्साहन दिया गया। उसके बाद स्वतंत्र विनिमय दर अपनाने के लिए भी कहा गया और वित्तीय प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए उपाय किए जाएं, ऐसा उसका उद्देश्य था, जो कि प्रतियोगी बाजार के वातावरण पर आधारित हो। चौथा उद्देश्य था कुशल व गतिशील औद्योगिक क्षेत्र। देश में कुशल एवं शक्तिमान औद्योगिक क्षेत्र हो जिस पर केवल पर्यावरण सुरक्षा, औद्योगिक सुरक्षा और व एकाधिकार व्यवहार और कपटपूर्ण बातों पर प्रतिबंध हो, ये ऐसा कहा गया। उसके बाद 5वां था स्वतंत्र, प्रतियोगी व धारा प्रवाह सार्वजनिक क्षेत्र। इसमें कहा गया कि देश में स्वतंत्र, प्रतियोगी और धारा प्रवाह सार्वजनिक क्षेत्र होना चाहिए जिसमें आवश्यक संरचनात्मक वस्तुएं और सेवाएं बने। तो नई आर्थिक नीति सुधार कार्यक्रम के जो प्रमुख अंग थे 1991 के, वो थे पहला राजकोषीय नीति में सुधार, अर्थात जो राजकोषीय घाटा था उसको विभिन्न उपाय द्वारा कम करके कम करना था। ये इसका प्रमुख अंग था, राजकोषीय नीति में सुधार। इसके लिए सरकार सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण करेगी तथा कर और गैर कर राजस्व आय में वृद्धि करेगी। उसके बाद दूसरा था मौद्रिक नीति में सुधार, मुद्रास्फीति के दाब को कम करने तथा भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार करने के लिए प्रतिबंधित मौद्रिक नीति का पालन किया जाएगा। तीसरा अंग था कीमत नीति में सुधार करना, विभिन्न वस्तुओं, पेट्रोलियम उत्पादन और रासायनिक उर्वरकों की प्रशासनिक कीमतों में वृद्धि की जाएगी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बाजार की शक्तियों, मांग और पूर्ति के अनुसार वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करने की स्वतंत्रता दी जाएगी।
उसके बाद औद्योगिक नीति में सुधार। सरकार ने 1991 में जो नई औद्योगिक नीति की घोषणा की, इसमें कई सुधार को शामिल किया गया। उसमें सबसे महत्वपूर्ण था कि 6 उद्योगों को छोड़कर सभी औद्योगिक परियोजनाएं के लिए औद्योगिक लाइसेंस को खत्म कर दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के विनियोग से 17 से 8 उद्योगों तक सीमित कर दिया गया। उसके बाद एमआरटीपी की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया और एमआरटीपी कंपनियों को विनियोग और विस्तार के लिए सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इस प्रकार औद्योगिक नीति में सुधार के लिए घोषणाएं की गई। उसके बाद था विदेशी विनियोजन नीति में सुधार। जो नई औद्योगिक नीति बनी, उसके अंतर्गत निम्न व्यवस्था की गई। देश के 34 प्राथमिकता वाले उद्योगों में 51% विदेशी इक्विटी तथा प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग को बढ़ाए जाने के लिए स्वतः ही अनुमति दी गई। उसके बाद उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में घरेलू बिक्री की 5% तक अथवा निर्यात बिक्री की 8% तक या अधिकतम 1 करोड़ तक रॉयल्टी का भुगतान स्वतः होकर दी जाएगी। विदेशी वस्तुओं का विदेशी बाजार में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विदेशी व्यापार करने वाली कंपनियों को 51% तक विदेशी इक्विटी को बढ़ाने का अधिकार होगा। तो ये विदेश विनियोजन नीति के जो प्रमुख सुधार थे वो थे। उसके बाद 7वां हम लोग मुख्य अंग देखते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र की नीति में सुधार किया गया। अनेक नीतिगत निर्णय लिए गए। इसमें जैसा कि हम लोग पहले देख चुके हैं कि विनियोग को 17 से घटाकर 8 तक सीमित कर दिया गया, जो निर्धारित उद्योगों की संख्या है। उसके बाद अत्यधिक लाभ प्राप्त करने वाले उपक्रमों को प्रबंधन में स्वायत्तता दी जाएगी। पहले सरकार का नियंत्रण रहता था। उसके बाद सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में प्रदान की जाने वाली बजटीय सहायता में उत्तरोत्तर कमी की जाएगी। सरकार विदेशी कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर में सार्वजनिक उपक्रमों को संचालित करने की अनुमति दे सकती है। तो इस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र की नीति में सुधार के लिए उपाय किए गए। इसके बाद 8वां व्यापार नीति में सुधार के जो उपाय किए गए, उसमें था पहला, विश्वव्यापीकरण के अंतर्गत देश की अर्थव्यवस्था को विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए संरक्षण की जो नीति थी उसको विभिन्न चरणों में समाप्त किया जाएगा। दूसरा, लाइसेंस और परिमाणात्मक प्रतिबंधों को उत्तरोत्तर समाप्त किया जाएगा, जिससे व्यापार को बढ़ावा मिल सके। तीसरा, पूंजीगत वस्तुओं एवं कच्चे माल से आयात करों को हटाकर भेदमूलक नीति को समाप्त किया जाएगा। चौथा, विदेशी विनिमय कोष बनाया जाएगा और प्रत्यक्ष और पोर्टफोलियो विदेशी विनियोग को बढ़ावा दिया जाएगा। और इसके साथ साथ जो सामाजिक नीति थी उसमें भी सुधार किया गया। अर्थव्यवस्था में निर्धनता उन्मूलन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण क्षेत्र में पीने के पानी की पूर्ति, लघु और सीमांत कृषकों को सहायता, अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण के लिए काम करना, महिलाओं और बाल विकास के कार्यक्रमों का संचालन करना, और इसके लिए बजट में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना के अंतर्गत आवास सहायता, वृद्धावस्था पेंशन, मातृत्वकालीन लाभ और गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों के लिए समूह बीमा योजना लागू की गई। तो इस प्रकार आर्थिक सुधार कार्यक्रम राजकोषीय अनुशासन एवं संरचनात्मक सुधार के 2 आधार स्तंभों पर आधारित है। और उस मंदी के समय में भी सरकार ने इन नीतियों को अपनाया और जो सुधारात्मक कदम थे वो उठाया। तब जाके विश्व के बाकी देशों की तुलना में हमारे देश में मंदी का कम असर हुआ और हम लोग उससे लड़ने में सफल रहे। और इसीलिए इसको भारत के जो वित्तीय इतिहास है उसमें एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है, जो 1991 के आर्थिक सुधार थे। तो इसके बारे में आने वाले वीडियो में हम लोग और देखेंगे कि और क्या क्या इसकी विशेषताएं थीं,
जैसे कि उदारीकरण अगले वीडियो में देखेंगे, निजीकरण और वैश्वीकरण, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का।